हाँ जी, लो भाई बैठो फटाफट। एक रियासत और है, स्वाहा कर देते हैं। मेवाड़ में वंश था गोहिल। कौन सा वंश था? गोहिल वंश की जानकारी का देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है सामोली। कौन सा अभिलेख है? जो कि 646 ईस्वी का है और एक राजा के टाइम का है, जिस राजा का नाम था शिलादित्य। क्या नाम था? तो कोई पूछेगी गोहिल वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, तो कौन सा है? सामोली अभिलेख कब का है? 646। कौन से राजा का है? गोहिल वंश का कब्जा कहां था? मेवाड़। इस मेवाड़ को प्राचीन काल में बोलते थे मेदपाट, या इसी को बोलते प्रागवाट, या इसी को बोलते सिवी जनपद। क्या बोलते? तो कोई पूछे सिवी जनपद का कब्जा कहां पे था? कहां पे था? मेवाड़। और उसको क्या क्या बोलते थे? मेदपाट, प्राग। कौन से अभिलेख से जानकारी मिलती है? कौन से वंश की? गोहिल। सामोली अभिलेख कौन से राजा के टाइम का? कौन से राजा के टाइम का? चिल्ला देते। यहां पर एक सबसे बड़े जो राजा हुए थे उनका नाम था बापा रावल। पहले जो बड़ा राजा हुए थे उनका नाम क्या था? बापा रावल। बापा रावल एक ऋषि के शिष्य थे, उन ऋषि का नाम था हारित। कौन से ऋषि के शिष्य थे? हारित ऋषि नागदा रहते, इसलिए बापा रावल की राजधानी कौन सी थी? बापा रावल नाग। हारित ऋषि शिव जी की भक्ति करते, इसलिए बापा रावल भी किसकी भक्ति करते? शिव जी। शिव जी को क्या बोलते हैं? एकलिंग जी। ले नागदा में किसका मंदिर बनवाया? और राजा ये कहता था कि भाई साहब, राजा तो एकलिंग जी है, हम तो उनके पैसे टके का हिसाब रखते हैं, हम तो उनकी निर्मला सीतारमन है, इसलिए अपने आप को क्या मानते थे? दीवान। तो मेवाड़ के राजा खुद को किसका दीवान मानते? जयपुर वाले कहते हैं हम गोविंद देव जी के दीवान। किसके दीवान है? गोविंद देव जी के दीवान है। फिर बापा रावल 734 में कब्जा कर लेता है चित्तौड़ पे। कहां कब्जा कर लेता है? मान मौर्य को हराकर। किसको हरा के? मैं एकीकरण पढ़ाता हूं तो आपको याद करवाता हूं भाई साहब बाकायदा कि मेवाड़ की स्थापना बापा रावल ने कब की थी? 734 में। किसको हरा के? किसको हरा के? आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर आपको कैसे लगता है कि बापा रावल ही पहले बड़ा राजा था, उससे पहले वाले क्यों नहीं थे? क्योंकि बापा रावल से पहले वालों के हमें सोने के सिक्के नहीं मिलते। पहली बार सोने के सिक्के मेवाड़ में किसी राजा के मिल रहे हैं, तो किसके हैं? किसके? 115 ग्रेन का एक सिक्का मिला है। कितने ग्रेन का? ग्रेन सोने को तोलने की इकाई हुआ करती। 115 ग्रेन का सोने का सिक्का किसका मिलता हमें? बापा रावल। बापा रावल ने तुर्कों को हराया था, इसलिए इसकी तुलना की जाती है चार्ल्स मार्टेल के साथ। किसके साथ? एक फ्रेंच सेनापति हुआ था, एक फ्रेंच कमांडर हुआ था चार्ल्स मार्टेल, इसके साथ किसकी तुलना की जाती है? और ये तुलनाएं करते हैं सीवी वैद्य। कौन करते हैं? कोई पूछे सीवी वैद्य ने बापा रावल की तुलना किससे की थी? जिस प्रकार चार्ल्स मार्टेल ने फ्रांस में तुर्कों को हराया था, उसी प्रकार बापा रावल भारत के अंदर तुर्कों को हराता है, इसलिए तुलना किसके साथ की जाती है? चार्ल्स मार्टेल। और चार्ल्स मार्टेल खुद कहां का था? फ्रांस। ये तुलना करता कौन है? तो बापा रावल कौन से ऋषि के शिष्य थे? हाँ, कौन से ऋषि के? राजधानी कहां पे थी? मंदिर किसका बनवाया? खुद को किसका दीवान मानते? कब जीता? कौन सा किला? किसको हरा के? कितने ग्रेन का सिक्का था? कौन सा सिक्का था? सोने का। तुलना किसके साथ की जाती है? करता कौन है? किसको क्यों तुलना की जाती है? सेम सेम बात होती तब तुलना की जाती है। फिर एक राजा हुए, उनका नाम था अल्लट। क्या नाम था? क्या नाम है? अल्लट ने राजधानी बना ली आहड़। कौन सी राजधानी बना ली? तो मेवाड़ की एक राजधानी नागदा, दूसरी राजधानी, और यहीं पर अपने प्रशासनिक अधिकारी बनाए, तो प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? तो मेवाड़ में प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा बनाने वाला बंदा भी कौन था? और राजधानी किसको बनाई? आप पुनः हम पढ़ते हैं आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था। आहड़ कैसा केंद्र था? व्यापारी। आप यूं मान लीजिए जैसे मंडोर के पटियारों के मंडौर और घंटियाला, तो वैसे ही गोहिलों की एक राजधानी नागदा, दूसरी राजधानी कौन सी है? आहड़। और यहाँ आहड़ में उसने मंदिर बनाया वराह। कौन सा मंदिर? कौन सा मंदिर? वराह। तो पुष्कर में वराह मंदिर किसने बनवाया? किसने बनाया? अरुण। आहड़ में किसने बनवाया? किसने बनाया? अल्लट। उन्हीं दिनों मेवाड़ की तरफ आ गए थे हूण। कौन आए हुए थे? हम पढ़ते हैं हूण राजा मिहिर कुल ने बाडोली में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। पढ़ते हैं हम। बाडोली कहां पर है? चित्तौड़, मेवाड़ के अंतर्गत आता है। तो उन दिनों हूण आए हुए थे। हूणों की एक राजकुमारी थी हरिया देवी। क्या नाम थी? उससे कौन शादी कर लेता है? कौन कर लेता है? तो अल्लट ने कौन सी राजकुमारी से शादी की?
पूर्ण राजकुमारी आर्या देवी। तो राजस्थान की पहली विदेशी बहू कौन लेके आया था? कौन लेके आया था? कौन सी लेके आया? आर्या देवी कौन से वंश की है? पूर्ण कौन से भगवान के भक्त थे? मेवाड़ वाले किसके दीवान है? शिव जी। मेवाड़ वाले भी किसके भक्त? शिव जी। पूर्ण भी किसके भक्त? अलट भी किसका भक्त? शिव जी। आर्या देवी भी किसकी भक्त? शिव जी। तो कहा क्यों ना दोनों मिलके हर हर महादेव बोल, तो दोनों साथ में आ गए। फिर एक राजा हुआ जयत्री सिंह। कौन राजा हुआ? मेवाड़ में कौन राजा हुआ है? जयत। और जयत्र सिंह ने भाई दिल्ली के एक सुल्तान को हरा के भगा दिया था भूताला के युद्ध में। कौन से युद्ध में? भूताला के युद्ध होता है 1227। कब होता है? कौन से, किसको हराया गया? किसको हराया गया? तो इल्तुतमिश कहां का सुल्तान है? कौन से युद्ध में हराया? कब हराया? 1227। और इसकी जानकारी हमें एक राइटर दे रहा है, उस राइटर का नाम है जय सिंह सूरी। क्या नाम है? जय सिंह सूरी, जो एक किताब लिखता है हमीर मद मर्दन। क्या नाम है? हमीर मद मर्द। मद का मतलब घमंड, मर्दन का मतलब तोड़ना। घमंड तोड़ दिया गया किसका? अमीर का। पर इसमें टूटा तो इल्तुतमिश का है। किसका टूटा है? तो इसमें इल्तुतमिश का नाम लिखा हुआ है हमीर। क्या लिखा हुआ है? तो हमीर मद मर्दन में हमीर किसको कहा गया? उसको कौन से युद्ध में हराया गया? किसके द्वारा हराया गया? जयत्र सिंह कहां का राजा? कहां का राजा? और जयत्र सिंह ने फिर राजधानी बनाई थी चित्तौड़। कौन सी राजधानी बनाई? पहले राजधानी कौन सी थी? नागदा। अल्लट के आहड़ जयत्र सिंह कहां ले जाता है? चित्तौड़ पे कब्जा किसने किया था? बापा रावल। किसको हरा के? मानमौर्य। राजधानी कौन बनाता है? जयत्र सिंह। कौन बनाता है? क्योंकि इल्तुतमिश जब वापस जा रहा था भूताला युद्ध के बाद तो नागदा को लूट गया था। किसको लूट गया था? तो इनको लगा राजधानियां जब मैदान में होती है तो आनिया बानिया लूट जाता है, इसलिए राजधानियां कहां बनाई जानी चाहिए? ऊंचाई पे। कहां पे? पहाड़ों पे। तो पहाड़ों पे कौन सी राजधानी बनाई उसने? चित्तौड़। इसलिए दशरथ शर्मा कहते हैं कि उसका जो शासन काल था वो मेवाड़ का स्वर्ण। मेवाड़ क्या था? दशरथ शर्मा का एक ही काम है, स्वर्ण काल बताना। क्या बताना? अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल विग्राज चतुर्थ। मेवाड़ का मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल जयत्र सिंह का शासन काल। किसका शासन काल? तो ये जब भी कोई पूछे कि स्वर्ण काल कौन बताता तो कौन बताता है? दशरथ शर्मा। इनका एक ही काम था कि मैं सबको सोने का कर दूंगा वैसा। फिर एक जो बड़े राजा वे यहाँ के, उनका नाम था रतन सिंह। कौन थे? और रतन सिंह के टाइम में हम जानते हैं कि 1303 में किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी। हम ये भी जानते हैं उस समय क्या हुआ? साका। क्या किया गया? साका। हम ये भी जानते हैं कि उस साके में जोहर किसने किया? पद्मिनी। किसने किया? रतन सिंह ने खुद ने क्या किया उसमें? कैसे? हम ये भी जानते हैं कि उसमें रतन सिंह के दो सेनापति थे, गौरा और। हम ये भी जानते हैं कि अलाउद्दीन ने कब्जा किया और कब्जा करने के बाद चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया? खिजराबाद। क्या नाम कर दिया? क्योंकि उसके बेटे का नाम क्या था? खिजर खां। हम ये भी जानते हैं कि ये नाम हमें एक अभिलेख में मिलता है, उस अभिलेख का नाम है दाहिबी पीर। कौन सा अभिलेख? तो दाहिबी पीर की दरगाह का जो अभिलेख है, उस अभिलेख में चित्तौड़ का नाम क्या है? क्या नाम है? खिजराबाद। कौन करके गया था? अलाउद्दीन। उसने कब हमला किया था? उस समय चित्तौड़ का कौन सा शाखा हुआ? पहला। और जोहर कौन करती है? कौन करती है? पद्म। और सेनापति कौन थे? गौरा और बादल। हम आगे पढ़ेंगे कि आगे महाराणा प्रताप के दरबार में एक राइटर हुए थे, उनका नाम था हेमरत्न सूरी। कौन थे? किसके दरबार में? और उन्होंने बुक लिखी गौरा बादल पद्मिनी चौपाई। गौरा बादल चौपाई। गौरा बादल पद्मिनी चौप। तो आपने तो राजस्थानी में तो ये लिखते ही नहीं थे, आपने लिखते ही यही थे। चौपाई या चौपाई लिखते थे। तो जो ऊपर जैसे मात्रा होती वैसे लिख दिया करते। चौपाई तो ल च ऊ पाई। अपने मुड़िया लिपि यही थी। राजस्थानी कौन सी लिपि में लिखी जाती? मुड़िया। कौन सी लिपि में? मुड़िया का प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे? टोडरमल। किसने किया था? तो गौरा बादल पद्मिनी चौपाई किसकी बुक है? हेमरत्न सूरी। किसकी बुक है? हेमरत्न सूरी। किसके दरबार में थे? महाराणा प्रताप। तो उन्होंने चित्तौड़ के पहले साके के जो नायक थे पद्मिनी और गौरा बादल, उनके ऊपर कौन सी बुक लिखी थी? गौरा बादल पद्मिनी चौपाई। किसने लिखी? हेमरत्न सूरी। किसने लिखी? हेमरत्न। बाद में एक बार तो अलाउद्दीन खिलजी कब्जा कर लेता है, लेकिन थोड़े दिन बाद में एक हीरो आता है उधर से, हमीर। कौन आता है? वापस कब्जा करता है। ये आया था सिसोदा गांव से। कौन से गांव से?
इसलिए कौन सी ब्रांच आ गई? इसने कहा मैं लगाऊंगा नाम के आगे राणा। क्या लगाऊंगा? इससे पहले वाले सारे नाम के आगे लगाते थे रावल। क्या लगाते? ये पहला बंदा था, इसने नाम क्या लगाया? मेवाड़ जीता वापस, इसलिए हम इसको कहते हैं मेवाड़ का उद्धारक। क्या कहते हैं? कि भाई मेवाड़ का उद्धार करने वाला यदि कोई बंदा था तो वो बंदा कौन था? अमीर। कौन था? अमीर। वापस इसने मेवाड़ जीता तो दिल्ली वालों का कब्जा था चित्तौड़ के ऊपर। चित्तौड़ पे कब्जा हुआ तो दिल्ली वालों को बड़ा बुरा लगा, तो दिल्ली वाले लड़ाई करने के लिए आए। तो दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक एक युद्ध करने के लिए आया, सिंगोली। कौन सा युद्ध? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को हरा के बेचता। किसको हरा के बेचता? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कौन से युद्ध में हराया गया? किसके द्वारा हराया गया? अमीर मेवाड़ वापस जीतता है, इसलिए क्या कहलाता है? मेवाड़ का उद्धारक। क्या कहलाता है? जेम्स टोड कहता है कि वो प्रबल हिंदू था। जेम्स टोड क्या कहता है? जेम्स टोड क्या बताता है उसको? कौन बताता है ऐसा? जेम्स टोड। कुंभा एक बुक लिखता है, रसिक प्रिया। कौन सी बुक लिखता है? उस बुक के अंदर कुंभा लिखता है कि मेरे वो पूर्वज वीर राजा थे। क्या थे? तो उनको वीर राजा कौन सी पुस्तक में बताया गया? कौन सी पुस्तक में? रसिक प्रिया किसने लिखी थी? कुंभा ने। ये गीत गोविंद पे टीका है। किस पे टीका है? तो गीत गोविंद पे अनूप सिंह ने टीका लिखी, वो तो कौन सी है? अनुपोदय। कौन सी है? कुंभा ने जो टीका लिखी कौन सी? और रसिक प्रिया में उसने हमीर को क्या बताया? क्या बताया? फिर कुंभा के टाइम में एक प्रशस्ति लिखी गई थी, कुंभलगढ़। कौन सी प्रशस्ति? कुंभलगढ़ के किले में जो प्रशस्ति, उसका नाम क्या है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। उसमें इसकी उपाधि मिलती है विषम घाटी पंचानन। क्या उपाधि है? कौन सी प्रशस्ति में? कौन सी? ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखने वाले बंदे थे आलिया भट्ट के पापा। कौन थे? तो महेश भट्ट ने कौन सी प्रशस्ति लिखी थी? उसमें हमीर को क्या बताया गया? विषम घाटी पंचानन। विषम का मतलब होता है कठिन, घाटी का मतलब युद्ध, पंचानन का मतलब शेर। कठिन युद्धों में वो शेर के समान था। कौन? हमीर। ऐसा कौन सी प्रशस्ति कहती है? किसके द्वारा लिखी गई? उसको वीर राजा कौन सी बुक में बताया गया? रसिक प्रिया किसने लिखी? कौन सी किताब पे टीका? कौन का था? वो प्रबल हिंदू था, जेम्स टोड। हम उसको और क्या कहते हैं? मेवाड़ का कौन से गांव से आगे कब्जा करता है, इसलिए कौन सी ब्रांच आई? नाम के आगे क्या लगाया? क्या लगाया था? राणा। और मोहम्मद बिन तुगलक को कौन से युद्ध में रहा था? उसने कहा मैंने जो कुछ किया ये बरबड़ी माता के आशीर्वाद से किया। किस माता के आशीर्वाद से किया? इसलिए उसने किसका मंदिर बनवाया था? किसका मंदिर? जो कि मेवाड़ के गोहिलों की क्या है? इष्ट देवी। कौन सी देवी है? उनकी कुल देवी कौन सी है? कुल देवी तो कौन सी है? इष्ट देवी कौन सी है? बरबड़ी माता को कौन मानता था? हमीर। कौन मानता था? हमीर ने वापस चित्तौड़ पे, रतन सिंह के टाइम में एक बार चित्तौड़ निकल गया था, हमीर के टाइम में चित्तौड़ क्या है? वापस। हमीर के बाद में नाम क्या लगना शुरू हुआ? राणा। इससे पहले लगाते रावल, बापा रावल। तो पहले वाले क्या लगाते थे? रावल। यहां से क्या लगना शुरू हो गया? हमीर के बाद में एक राजा बने लाखा। कौन राजा बने? अभी मैंने बताया लाखा की शादी मारवाड़ की एक राजकुमारी से हुई। किससे हुई? तब लाखा का बेटा कौन था? उसने कसम खाई कि वो राजा, इसलिए उसे मेवाड़ का और चुंडा को सबसे बड़ा ठिकाना दिया गया मेवाड़ का सलुम्बर। कौन सा? मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? ये किसको दिया गया? भाई कहा गया कि जब वो बंदा राजा नहीं बनना चाहता तो सबसे बड़ा सामंत तो बनाओ। यदि वो नरेंद्र मोदी नहीं बनना चाहता तो अमित शाह तो बनाओ। तो अमित शाह को कौन सा ठिकाना दिया गया? कौन सा दिया गया? और सलुम्बर के सामंत के पास सारे पावर थे। सलुम्बर का सामंत बताएगा राजा कौन बनेगा। सलुम्बर का सामंत बताएगा कि सेना के अंदर सबसे पहले लड़ने के लिए वो जाएगा। सलुम्बर का सामंत सारे डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा। जब भी राजा राजधानी में नहीं है तो कौन संभालेगा? आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेवाड़ में कौन से सामंत की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुआ करती थी? ये सलुम्बर का ठिकाना किसको दिया गया था? चुंडा। किसको दिया गया? क्योंकि उसने राज्य का त्याग कर दिया। राज्य का त्याग। इसी लाखा के टाइम में जावर में निकल गई थी चांदी। जावर में क्या निकलनी शुरू हुई? अब यदि जावर में चांदी निकल रही है तो मेवाड़ वालों की क्या हो गई? चांदी चांदी हो गई। तो मेवाड़ वालों की चांदी चांदी किसके टाइम में हुई? किसके टाइम में? लाखा। कहां से चांदी निकल रही है? और इसी के टाइम में एक दिन एक आया बंजारा। कौन आया? बंजारे होते हैं घुमक्कड़ व्यापारी। कौन होते हैं? जो घूम घूम के व्यापार करते हैं वो कौन होते हैं? और उसने एक गांव पड़ता था पिछोली। कौन सा गांव था? इसलिए पिछोली में झील बनाई। कौन सी झील बनाई?
तो पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? किसके शासनकाल में? बंजारे कौन होते हैं? गोविंद गुरु का जन्म कौन से परिवार में हुआ था? बंजारा परिवार में। कौन से परिवार में? कौन से गांव में? वेदसा। कौन सा पंथ बनाया था? भगत पंथ। कौन सी सभा बनाई थी? मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1900। कितने लोग शहीद हुए थे? उसे राजस्थान का याद है आपको? थू भाई। तो लाखा की शादी किससे हुई? उस समय चुंडा ने प्रतिज्ञा की कि वो राजा नहीं बनेगा, इसलिए मेवाड़ का कौन सा ठिकाना? कहां पे चांदी निकली? बंजारे कौन होते हैं? याद रखना, ये आईएएस में क्वेश्चन था एक बार। बंजारा होता है मेघालय में लकड़ी से बनने वाला पुल, दक्षिण भारत पर ओणम पर किया जाने वाला एक डांस, पंजाब में की जाने वाली एक खेती, और पश्चिमी भारत के घुमक्कड़ व्यापारियों की जाति। पश्चिमी भारत की घुमक्कड़ व्यापारियों की उस टाइम की चलती फिरती रिलायंस फ्रेश थी, है ना, घूमते रहते थे। तो आज भी गाने आते हैं ना, बंजारापन नावारापन, बंजारे घूमते रहते थे। आज भी आप सारे दिन घूमते रहते, घर वाले बिणजारा की तरह घूमे, बंजारों की तरह घूम रहे, तो बंजारे घूमते रहते थे। लाखा के बाद में एक भाई बड़े राजा बने यहां पर, उनका नाम था मोकल। क्या नाम था? मोकल जो हम पढ़ रहे हैं हंसाबाई के बेटे। मोकल कौन है? बस वो एक ही बात, अपने काम की बात वो एक याद रखना, समिधेश्वर। कौन सा मंदिर? त्रिभुवन नारायण मंदिर या समिधेश्वर में, जो कि कौन सी शैली में बना हुआ है? सोलंकी शैली। कौन सी शैली में? या उसी शैली का एक और नाम क्या? मारू गुर्जर। कौन सी शैली है? तो मारू गुर्जर शैली या सोलंकी शैली में कौन सा मंदिर बना हुआ है? और इन्होंने एक बावड़ी बनवाई थी, श्रृंगी ऋषि की बावड़ी। कौन सी बावड़ी? श्रृंगी ऋषि उदयपुर में एक जगह का नाम है। तो वहां श्रृंगी ऋषि वाली नाम की जगह पर क्या बनवाई थी? क्या बनवाई थी? तो यहां पर एक अभिलेख भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो कोई पूछेगा आपसे कि श्रृंगी ऋषि का अभिलेख कौन से राजा के टाइम का है ना? श्रृंगी ऋषि भगवान राम की एक बहन थे, उनका नाम था शांता। भगवान राम की बहन का नाम क्या था? शांता। के जो पति थे उनका नाम था श्रृंगी ऋषि। तो श्रृंगी ऋषि भगवान राम के जिजूसा है। किसके जिजूसा है? वो यहाँ उदयपुर में जिस जगह पे रहते थे, अपने किसी टाइम यहाँ पे आए होंगे, रहे होंगे, तो उस जगह का नाम क्या पड़ गया? श्रृंगी ऋषि। वहां पर बावड़ी किसने बनवा दी? मोकल। तो वहां पर अभिलेख लगा हुआ कौन से राजा के टाइम का, है ना? कोई सिंपल पूछेगा श्रृंगी ऋषि का अभिलेख कौन से राजा के टाइम का? कौन से राजा के टाइम का? या श्रृंगी ऋषि में बावड़ी का निर्माण कौन से राजा ने करवाया था? कौन से निर्माण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? जो कि पहले क्या कहलाता था? त्रिभुवन नारायण। बनवा के कौन गया था? मालवा का भोज परमार। चलो, इसके बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण जो राजा है जो अपने को पढ़ना है वो है कुंभा। कौन राजा है? कुंभा। कुंभा बड़ा राजा हुआ भाई यहाँ पर। और कुंभा ने एक मोकल के बारे में एक बात और ध्यान रखना, देखो, ताकि आगे वाली बातें अपने दिमाग में बैठे। मोकल को मोकल के सेनापतियों ने मार दिया था। मोकल के सेनापति थे चाचा मेरा और महपप। कौन कौन मार देते? कौन कौन मार देते? चाचा अंकल नहीं, नाम बंदे का क्या है? चाचा। दूसरे बंदे का मेरा चाचा नहीं, चाचा और मेरा, एक बंदा। मोकल के सेनापति मोकल को मार देते हैं। कौन कौन मारते हैं बताओ? चाचा मेरा, क्या क्या नाम है? तो बाद में अगला राजा कौन बनता है? कुंभा। कौन बनता है? और कुंभा का सबसे पुराना जो अभिलेख मिला हमें वो मिलता है पदरड़ा अभिलेख। कौन सा मिलता है? क्या नाम अभिलेख का? इस पदरड़ा अभिलेख के अंदर लिखा कि कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। किसकी हत्या का बदला लिया? तो दोनों सवाल, कोई पूछे कुंभा का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा मिलता है? कौन सा है? पदरड़ा अभिलेख। उसमें क्या लिखा उसने? कि पिता की हत्या का बदला लिया। पिता कौन थे उसके? मोगल। पिता की हत्या करने वाले कौन कौन थे? चाचा मेरा और ये चाचा मेरा और महपपुआर भाग के चले गए थे मालवा। कहां चले गए? इसलिए इसने मालवा के सुल्तान को हराया। और जो मालवा के जिस सुल्तान को हराया था उसका नाम था महमूद खिलजी। क्या नाम था? सारंगपुर का युद्ध लड़ता है। कौन सा युद्ध लड़ता है? सारंगपुर का युद्ध लड़ता है 1437 में। और कौन से राजा को हराया था? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कहां का राजा? कहां का राजा? उसको कौन से युद्ध में हराया था? कौन से युद्ध में? तो कुंभा अपने पिता की हत्या का बदला लेता है, ऐसा कौन सा अभिलेख बताता है? पदराड़ा। कौन सा अभिलेख? पदराड़ा। सारंगपुर के युद्ध में उसने किसको हराया था? किसको हराया था? इस महमूद खिलजी को हराने के बाद में उसने एक टावर बनवाया, उसका नाम है विजय स्तंभ।
क्या नाम है? जिसका एक और नाम है कीर्ति स्तंभ। क्या नाम है? आप बोले उसको विजय स्तंभ कर दो या उसको क्या कर दो? किसने बनवाया? कौन से युद्ध को जीतने के बाद? कौन से युद्ध को? क्या क्या नाम उसके? विजय स्तंभ या कीर्ति? भगवान विष्णु को डेडिकेट है। किसको डेडिकेट है? इसलिए बोलते हैं विष्णु ध्वज या गरुड़ ध्वज। क्या बोलते हैं? भगवान विष्णु का वाहन कौन सा है? इसलिए नाम क्या पड़ गया? विष्णु ध्वज या गरुड़। मूर्तियां मूर्तियां लगी हुई है, इसलिए नाम है मूर्तियों का अजायब घर। क्या नाम है? क्या नाम है? म्यूजियम ऑफ आइडल्स, मूर्तियों का अजायब घर, या हम कहते हैं भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश। क्या बोलते हैं? भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। कौन से युद्ध को जीतने के बाद क्या बनाया गया था? विजय स्तंभ के और क्या क्या नाम है? कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का, भारतीय मूर्ति कला का विश्व। 9 मंजिल का है। कितने मंजिल का है? और इसके जो वास्तुकार थे उनका नाम था जेता, पुंजा, पोमा और नापा। क्या क्या नाम बताओ देंगे? जेता, पुंजा, पोमा और नापा। दोबारा बोलो नाम। जेता, पुंजा, पोमा और कौन से किले के वास्तुकार थे? सॉरी, कौन से स्तंभ के वास्तुकार थे? कौन कौन वास्तुकार है? 5वीं मंजिल में इनकी मूर्तियां हैं। मूर्तियों का अजायब घर है तो 5वीं मंजिल में उनका हम खुद की मूर्तियां लगाएंगे। हम बना रहे हैं तो हमारी मूर्ति लगनी चाहिए। कौन कौन थे बनाने वाले? जेता। किसको बनाने वाले? उनकी मूर्तियां कहां हैं? कौन सी मंजिल में? 5वीं। टोटल कितनी मंजिल का है? कितने मंजिल का है? 9 मंजिल का है। यदि आप कभी अपने पुलिस वालों को देखोगे तो सब पुलिस वालों के यहाँ पे लगा हुआ है विजय स्तंभ, है ना। राजस्थान बोर्ड की कोई किताब उठा के देख लो उन सब पे, तो ये राजस्थान पुलिस का और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी, इन दोनों का प्रतीक चिन्ह। किस किस का प्रतीक चिन्ह बताओ देंगे? राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। राजस्थान पुलिस और आरबीएससी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? विजय स्तंभ, जो कौन से युद्ध में जीतने के बाद बनाया गया? कौन से युद्ध में? सर। अब चूंकि स्तंभ वगैरह बनाया जाएगा तो उसकी प्रशस्ति लगाई जाएगी, तो इसमें लिखी हुई है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी है? कौन सी है? और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 2 बाप बेटों ने मिलकर लिखी। पापा का नाम था अत्रि भट्ट। क्या नाम था? बेटे का आलिया भट्ट के पापा। तो आलिया भट्ट के पापा ने 2 प्रशस्तियां लिखी है। एक तो अपने पापा के साथ मिलके, वो तो कौन सी है? कीर्ति स्तंभ। एक लिखी है अलग से कुंभलगढ़। कौन सी? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, दोनों में कौन है? महेश भट्ट। पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में एक बंदा और साथ में, महेश भट्ट के पिताजी, उनका नाम क्या है? और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति हमें बताती है कि कुंभा कहां कहां जीत के आया था। यह प्रशस्ति हमें बताती है कुंभा ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी। यह प्रशस्ति हमें बताती है कि कुंभा ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी। कौन कौन सी? तो क्या क्या चीजें पता चलती है? विजय, साहित्य, उपाधियां। क्या क्या? मुझे याद है एक बार पुराना क्वेश्चन था कि कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाली प्रशस्ति कौन सी है ना। कोई पूछ ले कुंभा जीत के आया था, ये कहां से पता चलता है? और कुंभा इसमें लिखता है कि मैंने मालवा और गुजरात दोनों को एक साथ सल्टाया है। तो कुंभा ने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया था, ऐसी जानकारी कौन सी प्रशस्ति देती है? कौन सी प्रशस्ति? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और क्या क्या बताती है उसकी? साहित्य। और क्या बताती है? उपाधि। किसने लिखी है? अत्रि भट्ट। अत्रि भट्ट। और चित्तौड़ के किले में ये कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ कितने मंजिल का है? कितने मंजिल का? इसमें एक ऐसा कीर्ति स्तंभ और है जो 7 मंजिल का है। कितने मंजिल का है? उसका नाम भी क्या है? पर वो भाई साहब जैनों ने बनवाया था। जैनों के एक व्यापारी थे, जीजा साहब बघेरवाल। क्या नाम था? क्या नाम था? जैनों के पहले भगवान जी कौन हुए? इसलिए नाम है आदिनाथ स्तंभ। क्या नाम है? तो चित्तौड़ के किले में 2 कीर्ति स्तंभ है, एक 9 मंजिल का, एक 7 मंजिल का। एक कुंभा ने बनवाया, एक जीजासा भगीरवा। एक किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को। एक इसको है आदिनाथ। तो विष्णु भगवान को इसलिए बोलते हैं विष्णु ध्वज, या आदिनाथ जी को इसलिए आदिनाथ स्तंभ। 2 अलग अलग याद रहेंगे। और जो कुंभा वाला कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ वो किसका प्रतीक चिन्ह है? राजस्थान पुलिस और आरबीएस। उसकी प्रशस्ति किसने लिखी है? अत्रि भट्ट और महेश। उसके वास्तुकार कौन कौन है? जेता, पुंजा, पोमा, नापा। कौन कौन है? किसके वास्तुकार है? कुंभा ने मेवाड़ में 32 किले बनवाए थे 84 में से।
कितने में से कितने किले बनवाए थे? ऐसा हमें श्यामल दास जी बताते हैं। कौन बताते हैं? कौन बताते हैं? जिन्होंने बुक लिखी थी वीर विनोद। तो श्यामल दास जी की बुक का नाम क्या है? और श्यामल दास जी वीर विनोद में बताते हैं कि उन्होंने कितने में से कितने किले बनवाए थे? 84 में से 32। किसने बनवाए? किसने बनवाए थे? कितने में से कितने किले? 84 में से 32 किले। कौन बनवाता है? कुंभा। ऐसा बताता कौन है? कौन बताते हैं? इन्हीं के टाइम में एक बहुत फेमस मंदिर बने थे, रणकपुर। रणकपुर मंदिर। कौन से मंदिर? और रणकपुर के अंदर जो जैनों के मंदिर है उनमें एक ये बनाने वाला बंदा था, उसका नाम था धरणकसा। क्या नाम था? तो धरणकसा ने क्या बनवाए थे रणकपुर में? उनमें एक मंदिर है जिसमें आदिनाथ जी की 4 मुख वाली मूर्ति है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इस चौमुखा मंदिर में 1444 पिलर है। कितने पिलर है? इसलिए इसको बोलते हैं स्तंभों का अजायब घर। क्या बोलते हैं? मूर्तियों का अजायब घर कौन सा है? कौन सा है? विदेश। स्तंभों का अजायब घर कौन सा है? चौमुखा मंदिर। कहां पर बना हुआ है? रणकपुर। और किसने बनवाया था? यहां पे प्रशस्ति लगी हुई है, सब जगह प्रशस्तियां लगती थी। रणकपुर प्रशस्ति है 1439 की। कब की है? अब सुनना देखो, इस प्रशस्ति में कई गजब चीजें हैं। इस प्रशस्ति में यह बताया कि बापा और काल भोज दो अलग अलग आदमी है। बापा और काल भोज दो। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि बापा रावल का एक नाम था काल भोज। हिस्ट्री क्या मानती है? बापा रावल का नाम ही क्या था? पर इसमें दो अलग अलग बताए। बापा रावल को अलग बताया और काल भोज को। तो कोई पूछ लेगा बापा रावल और काल भोज को अलग अलग बताने वाली प्रशस्ति कौन सी है? कौन सी प्रशस्ति है? रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति में इस मंदिर के वास्तुकार का नाम है, वास्तुकार का नाम था देपाक। क्या नाम था? तो रणकपुर मंदिरों का वास्तुकार कौन था? देपाक है ना। या चौमुखा मंदिर का वास्तुकार कौन था? देपाक। ऐसा कौन सी प्रशस्ति बताती? एक बड़ी गजब चीज इसमें, मुद्रा के लिए, सिक्के जो होते हैं सिक्के, मुद्रा, मुद्रा के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया हुआ, नाणक। किस शब्द का इस्तेमाल किया? किस शब्द का? तो मुझे लगता है यार आज दिन तक गांव में रुपयों को बोलते हैं नाणा। अभी भी पश्चिमी राजस्थान में खूब से रुपयों क्या कहा जाता है? नाणा। को ज्यादा यूं गांव में उछलता है कि ये कर दें वगैरह, कितना नाणा है रे, कितने रुपए पड़े हैं ऐसे, है ना। तो रुपयों, मुद्रा के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया? किस शब्द का? नाणक। आज भी गांव में रुपयों क्या बोलते हैं? उससे भी गजब बात मुझे लगती है कि रणकपुर पाली में, और इस रणकपुर के पास में गांव का नाम ही है नाणा। इसका मतलब वहां टकसाल रही होगी। क्या रही होगी? इसलिए उस प्रकार के गांव के नाम है कि नाणा का मतलब मुद्रा। इसके प्रशस्ति के अंदर ही मुद्रा के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? नाणक। नाणक के बाद में धीरे धीरे क्या हो गया होगा? नाणा। क्या हो गया होगा? तो रणकपुर प्रशस्ति कौन से मंदिर में लगी हुई है? चौमुखा। कौन से मंदिर में? कब की वो प्रशस्ति? उसमें किन किन को अलग अलग आदमी बताया गया? बापा और काल भोज को बताया गया। वास्तुकार कौन था? देपाक। और मुद्रा के लिए किस शब्द का इस्तेमाल? किस शब्द का इस्तेमाल है? नानक शब्द का इस्तेमाल किया गया। फिर कुंभा ने खुद ने खूब अच्छी अच्छी किताबें लिखी थी, संगीत पर किताबें लिखता है। जैसे कुंभा ने एक किताब लिखी सुधा प्रबंध। कौन सी किताब लिखी? सुधा। एक बुक लिखी उसने कामराज रतिसार। कौन सी बुक लिखी? क्या नाम बुक का? 3 किताबें उसने लिखी, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। कौन कौन सी बताओ देखे? दोबारा नाम बोलो, 500 के नाम बोलो। सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा। 3 तो संगीत वाली है, सुधा मीमांसा राज। बोलो। एक में सुधा पहले और एक में सुधा बाद में। पहले किसमें? सुधा प्रबंध। कौन सी है? उसकी एक बुक जो संगीत पर नहीं है वो है कामराज रतिसार। कौन सी है? किताबों का नाम बोलो। सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा। एक अभी हम पढ़ रहे थे उसकी रसिक प्रिया। कौन सी है? जो कौन सी किताब पे टीका है? गीत गोविंद। गीत गोविंद ओरिजिनली किसकी है? जयदेव। और सबसे अच्छी किताब है ये संगीत राज। कौन सी है? जिसके 5 भाग है। कितने भाग है? और उन भागों के नाम है पाठ्य रत्न कोश। क्या नाम है? क्या नाम है? फिर एक लिखी उसने गीत रत्न कोश, एक लिखी उसने नृत्य रत्न कोश, एक लिखी उसने
वाद्य रत्न कोश, एक लिखी रस रत्न कोश। कौन कौन सी है बताओ? कौन कौन सी है बताओ? पाठ्य रत्न कोश, उसने पहले कहा पढ़ो, पहले क्या करो, फिर गाओ, फिर नाचो, फिर बजा बजा के नाचो, रस मिलेगा, मजा आ जाएगा। उसने कहा पहले क्या करना है, पढ़ना है, फिर गाना है, फिर नाच, फिर बजा बजा के नाचो, क्या मिलेगा? तो कौन कौन सी है? पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, कौन कौन सी बताओ? पाठ्य रत्न कोश। कौन सी किताब के भाग है? संगीत राज। कुंभा की 500 किताबों के नाम बताओ? सुधा, प्रबंध, कामधुरा, धरती सार, संगीत सुधा। संगीत राज के कितने भाग है? वापस बोलो। गीत गोविंद बेटी का कौन सी है? रसिक प्रिया। कौन सी है? अनूप सिंह ने कौन सी लिखी थी? गीत गोविंद ओरिजिनल किसकी बुक है? कुंभा ने कौन सी टीका लिखी? अनूप सिंह ने कौन सी लिखी? कौन सी लिखी? और कुंभा की सारी किताबें जो संगीत वाली किताबें हैं ये रखी हुई है बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में। कहां रखी हुई है? क्योंकि बीकानेर का कौन सा राजा संगीत का दीवाना था? अनूप सिंह। उसने कुंभा वाली सारी किताबें इकट्ठी करवा के वहां रखवाई। इधर उधर तितर बितर हो गई थी, यत्र तत्र ये पुस्तकें पड़ी थी, उसने कहा भाई साहब इधर रखो। तो अनूप सिंह केवल संगीतज्ञों को रखने वाला या खुद संगीत की जानकारी रखने वाला नहीं है, उसने कुंभा की संगीत की किताबों को भी कंपाइल करवाने का काम किया था। किसने किया था? तो संगीत की कौन कौन सी किताबें नाम बोलो इनके? संगीत सुधा, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा, प्रबंध, और एक और संगीत की नहीं है, वो कौन सी है? संगीत राज के 5 भाग बताओ। रस रत्न। कुंभा केवल खुद ही किताबें नहीं लिखता था, लोगों से लिखवाता और था। कुंभा संगीत का इतना अच्छा जानकार था, इसलिए कुंभा की एक उपाधि अभिनव भट्टाचार्य। क्या उपाधि है? क्या उपाधि है? कोई पूछेगा कुंभा संगीत का जानकार है इसलिए उसको क्या कहा जाता है? क्योंकि एक संगीत के बहुत महान जानकार हुए थे भट्टाचार्य। कौन हुए थे? अभिनव का मतलब होता है नया। क्या होता है? कुंभा कहता कि मैं नया भट्टाचार्य हूं, मैं अभिनव भट्टाचार्य। तो जो संगीत के कारण कुंभा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अभिनव। फिर कुंभा के एक दरबारी विद्वान थे, उनका नाम था कान्ह व्यास। क्या नाम था? और कान्ह व्यास ने एक बुक लिखी, एकलिंग महात्म्य। कौन सी बुक लिखी? तो एकलिंग महात्म्य में किसकी बुक है बताओ? किसकी बुक है? क्या नाम है बुक का? किसने लिखी? कान्ह व्यास लिखी। एक राइटर वे मेहा जी। कौन वे? मेहा जी ने बुक लिखी तीर्थमाला। कौन सी बुक लिखी? कौन सी बुक है? इसमें भाई साहब 120 तीर्थों की जानकारी है। कितने तीर्थों की? फिर कुंभलगढ़ का किला कुंभा ने बनवाया था। कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार था, उसका नाम था मंडन। क्या था वो? क्या था? इसलिए उसने किताब लिखी वास्तुसार। क्या लिखी? उसने कहा मैं हूं वास्तुकार, किताब लिख दूंगा वास्तु। फिर उसने कहा मैं ये भी बताऊंगा देवताओं की मूर्तियां कैसे बनती है। उसने किताब लिखी देव मूर्ति। फिर उसने कहा मैं ये भी बताऊंगा गांव कैसे बनता है, शहर कैसे बनता है, मंदिर कैसे बनता है, बाजार कैसे बनता है, किला कैसे बनता है, महल कैसे बनता है, सब कुछ बता दूंगा। इसलिए लिखी राजवल्लभ। क्या लिखी? राजा क्या क्या बनवाते हैं वो बताऊंगा मैं। गांव बसाते हैं, शहर बसाते हैं, महल बनवाते हैं, किला बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, बाजार बनवाते हैं, ये सब वो कौन सी किताब में लिखता है? ये तीनों किताबें किसकी है? क्या क्या नाम बताओ? वास्तु सार, देव मूर्ति, प्रकरण। किसने लिखी? कौन से किले का वास्तुकार था? कौन से किले का? इसके भैया थे, उनका नाम था नाथा। क्या नाम था? वो भी वास्तुकार थे, उन्होंने लिख दी वास्तु मंजरी। कौन सी लिख दी? इसका बेटा था, उसका नाम था गोविंद। क्या नाम था? वो भी वास्तुकार था। उसने एक बड़ी शानदार किताब लिखी कला निधि। कौन सी है? भाई साहब उसने ये बताया कि मंदिरों के शिखर कैसे बनते हैं। मंदिरों के कोई भारत में ऐसी बुक जो मंदिरों के शिखर निर्माण की जानकारी देती है, वो कौन सी है? कौन सी है? कला निधि। किसने लिखी थी? कौन सी ने लिखी? गोविंद। उसने कहा मैं ये बता दूंगा दरवाजे कैसे बनते हैं। उसने कहा ऐसा अपने दरवाजों पे दीपिका खड़ी रहती है, तो क्या नाम हो गया उसकी बुक का? उसने कहा मैं ये भी बता दूंगा कि मकान दोबारा कैसे बनाने हैं, उद्धार कैसे करना है मकानों का, तो कौन सी लिख दी?
फिर भाई साहब ये मंडन और गोविंद दोनों बाप बेटे न केवल वास्तुकार थे, न केवल लेखक थे, दोनों डॉक्टर थे, विष्काधीराज थे, दोनों क्या थे? आयुर्वेद की जानकार रखते। किसकी जानकार रखते? इसलिए बाकायदा मंडन ने एक बुक लिखी थी वैद्य मंडन। कौन सी लिखी? इसने बुक लिख दी सार समुच्चय। कौन सी लिख दी? तो इसकी कौन सी बुक आयुर्वेद की जानकारी देती है? कौन सी देती है? किसकी जानकारी देती है? कौन सी बुक? कौन सी बुक देती है? तो बताओ, कान्हा व्यास की किताब बताओ, एकलिंग महात्म में। मेहा जी की बुक बताओ, मंडन की बताओ, वास्तु सार देवमूर्ति प्रकरण राज वल्लभ। दोबारा बोलो, नाथा की बुक बताओ, वास्तु मंजरी। गोविंद की बताओ, कला निधि, द्वार दीपिका, उद्धार दोहरिणी। आयुर्वेद वाली कौन सी है? शिखर निर्माण वाली कौन सी? वास्तु मंजरी किसने लिखी? एकलिंग महात्म में। संगीत राज कितने भाग है? नाम बोलो देखे। पाठ्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और तीर्थमाला किसने लिखी? कितने तीर्थ है? सार समुच्चय का सब्जेक्ट क्या है? और कला नदी का सब्जेक्ट क्या है? मंदिरों का शिखर। कुंभा इतने सारे दरबारियों को अपने दरबार में रखता, इसलिए कुंभा की एक उपाधि है, उस उपाधि का नाम है राणा रासो। क्या नाम है? वो संगीत की जानकार रखता है, इसलिए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? अभिनव भट्टा। और वो आपके दरबारियों को रखता है, इसलिए ऐसा राणा जो रासो लिखवा रहा था, इसलिए क्या कहते हैं? राणा। उसने कितने में से कितने किले बनवाए? इसलिए उसको बोलते हैं हाल गुरु। क्या बोलते हैं? जो पहाड़ी किले बनाए या पहाड़ी किले जीते, उस राजा क्या कहा जाता है? वो पहाड़ी किले बनवाता है या पहाड़ी किले जीतता है, इसलिए क्या कहलाता है? हाल गुरु। वो संगीत की जानकारी रखता है, अभिनव भट्टाचार्य। क्या कहलाता है? वो दरबारियों को दरबार में रखता है, क्या कहलाता है? राणा रासो। और उस बंदे ने इतनी सारी जीत दर्ज की, इसलिए उस बंदे को बोलते हैं हिंदू सुल्तान। क्या कहते हैं? वो हिंदुओं को बचाने वाला था, इसलिए क्या कहलाता है? मालवा और गुजरात को एक साथ हरा दिया था। ऐसा कौन सी प्रशस्ति बताती है? कीर्ति स्तंभ। कौन सी प्रशस्ति? जो कि किस किसने मिलकर लिखी थी? आत्रेय भट्ट। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसने लिखी थी? और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को क्या बताया गया? विषम घाटी पंचानन। क्या बताया गया? और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से उसकी क्या जानकारी मिलती है हमें? उपाधियां। वो पहाड़ के किले जीतता है, इसलिए उपाधि हाल गुरु। संगीत का जानकार है, अभिनव भट्टाचार्य। दरबारियों को रखता है, राणा रास। याद रह जाएगी बात। फिर कुंभा को उसके बेटे ने मार दिया था, बेटे का नाम था उद्धार। क्या नाम था? कुंभलगढ़ के किले में दिन कुंभा सुबह सुबह हर हर महादेव कर रहा था, उसने कर दिया। तो कुंभा को कौन मार देता? उसका बेटा। इन दोनों बाप बेटों की मूर्तियां लगी हुई है अचलगढ़। कहां लगी हुई है? सावन भादो। कौन सी मूर्तियां? सावन भादो। कुंभा को क्या पता था कि एक दिन सावन झूम के आ जाएगा, उद्धा उसको आके मार देगा। फिर एक बड़ा राजा बने थे, उनका पढ़ते हैं हम सांगा। कौन है? सांगा के सिंपल सीधे सीधे अपने को 5 युद्ध याद करने हैं। खातोली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, गागरोन का युद्ध, ईडर का युद्ध, बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध। इस बंदे ने केवल लड़ाई लड़ाई, 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। कितने घाव लगे थे उसके? कौन कौन से युद्धों में? खातोली, बाड़ी, गागरोन, ईडर, खातोली और बाड़ी दोनों में उसने एक बंदे को टिका दिया था, इब्राहिम लोदी। किसको हरा दिया? भाई साहब, बाड़ी पड़ता है धौलपुर में। बाड़ी कहां पड़ता है? बाड़ी आगरा के नजदीक है। किसके नजदीक है? इब्राहिम लोदी की राजधानी थी आगरा। इब्राहिम लोदी की राजधानी कौन सी? आगरा से 50-60 किलोमीटर है ये बाड़ी। सांगा बाड़ी में जाके इब्राहिम लोदी को हरा के आया। इसका मतलब इब्राहिम लोदी घर में घुस के मारा। इसकी मतलब इब्राहिम लोदी की अपनी राजधानी से 50 किलोमीटर दूरी नहीं चलती। फिर कहते हैं साहब सल्तनत के राजा कौन थे? ये है लप्पू सा इब्राहिम लोदी है। झिंगुर सी शक्ल है इसकी, लड़ने किससे आ गया था? ऐसा वो भाभी भी कोई फेमस हुई है ना? सीमा इधर नहीं, वो भाभी जिसने कहा था लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सी उसकी
अभी तो भाभी का एक वीडियो और वायरल हो रखा है, उसमें भाभी कह रही है कि देखो लड़कन हमारे गली के जितने लड़के हैं सब कह रहे हैं भाभी जहर है तो चाट लो। मर जाओ सारे चाट के भाभी को। मगर ये सही है, बूढ़ों के भी दिए जल रहे हैं, कह रहे कोई बात नहीं प्यार में आ गई। ऐसे कैसे आ गई प्यार में? सचिन कमाल कर गया वास्तव में। सानिया मिर्जा का यदि बदला किसी ने लिया तो हमारा नेता कैसा हो? सचिन मीणा। और उसने कहा अकेली नहीं, 4-4 टाबरों के साथ। सानिया मिर्जा अकेली गई थी, हम भाई साहब टाबरों समेत पैकेज लाएंगे पूरा का पूरा। तो कातोली और बाड़ी के युद्धों में किसको हराया उसने? इब्राहिम लोधी। किसको हराया? गागरोन के युद्ध में हरा था वो महमूद खिलजी सेकंड। किसको हरा था? महमूद खिलजी फर्स्ट तो लड़ा था कुंभा से, और कौन से युद्ध में हार के गया था? सारंगपुर। महमूद खिलजी सेकंड कौन से युद्ध में लड़ा था? गागरोन। किससे हार के गया? सांगा। ईडर में रहता वो गुजरात के एक राजा को, मुजफ्फर शाह। किसको रहता है? बयाना में रहता वो बाबर को। किसको रहता है? और खानवा में वो बाबर से हार जाता। खानवा फेमस युद्ध है, 17 मार्च 1527। कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527। कब लड़ा गया बताओ देखिए? 17 मार्च 1527। किस किस के बीच में? बाबर और सांग। बाबर और सांग। बाबर जानता था कि सांगा की सेना बड़ी है, इसलिए अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए वो कहता है कि लड़ाई नहीं है, जिहाद है। लड़ाई नहीं क्या है? कल हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये धर्म की लड़ाई लड़ेंगे। किसकी लड़ाई लड़ेंगे? धर्म की। इसलिए बाबर इस युद्ध को क्या करार देता है? जी। इसलिए बाबर कहता है कि आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा। क्या नहीं पीऊंगा? मुसलमान होके शराब नहीं पी सकते। बाबर दारूडिया था ढंग का, पूरे दिन पिया करता था। इसलिए लोगों ने कहा तू तो जिहाद की बात मत करे, अल्लाह की बातें तेरे मुंह से अच्छी लगती, दारूडी है सारे दिन दारू पीता रहता है, कह रहा है अल्लाह के नाम पे लड़ाई करेंगे। बाबर ने फेंक दिया। बाबर ने कहा कसम खाता हूं आज के बाद शराब के हाथ। लोगों का अंदर वो पेटी पड़ी है एक, का फेंक दो सारी। इसलिए बाबर ने सारी की सारी शराब फेंकवा दी थी। बाबर एक टैक्स हटा देता, तमगा। कौन सा टैक्स? तमगा टैक्स हटा। कौन सा टैक्स हटा दिया था? तमगा। उधर सांगा भी इस बात को जानता था कि भाई अगली बार, इस बार दुश्मन बड़ा है, थोड़ी तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। इसलिए सांगा ने अपने राजस्थान के सारे राजाओं का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, लेटर लिखे थे सबको। क्या लिखे थे? चिट्ठी पत्री। चिट्ठी पत्री लिखी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? तो कोई पूछेगा कौन से युद्ध से पहले सांगा ने लेटर लिखे थे? खानवा। इस व्यवस्था क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पाती पर्वन बोलते हैं। बाबर ने इस युद्ध को क्या कहा था? क्या नहीं पीने की सौगंध खाई? कौन सा कर हटा दिया? कौन सा कर हटा दिया? और सांगा ने क्या किया था? क्या किया था? सांगा इस युद्ध में घायल हो गया था, इसलिए सांगा की जगह लड़ा था झाला अज्जा। कौन लड़ा था? तो सांगा के घायल होने पर उसकी तरफ से कौन लड़ा था? झाला अज्जा। तो सांगा ने खातोली और बाड़ी के युद्धों में किसको हराया? उसने गागरोन के युद्ध में, ईडर के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, सॉरी बयाना के युद्ध में। लेकिन कौन से युद्ध में हार गया था वो? किससे हार गया था? किससे हार गया था? सांगा घायल हुआ। घायल हुआ तो उसकी जगह लीड किसने किया? घायल हुआ तो उसका इलाज किया गया था बसवा। कहां किया गया? फिर उसको समाचार मिला कि सांगा लड़ने के लिए जा रहा है चंदेरी। कहां लड़ने के लिए जा रहा है? चंदेरी में उसका दोस्त हुआ करता मेदिनी राय। कौन था? तो मेदिनी राय ने उसका साथ दिया था खानवा युद्ध में। उसको पता चला कि यार वहां लड़ाई होने वाली है, तो वो साथ देने के लिए किसका जाता है? मेदिनी राय का। और बीच में उसके साथ वाले उसको जहर दे देते हैं इरीच में। कहां देते हैं? आगे बढ़ता है वो, थोड़ा आगे चलते उसकी मृत्यु हो जाती है काल पे। कहां हो जाती है? आपने भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मांडलगढ़, यहां पर उसकी छतरी। उसकी छतरी कहां पर है? तो घायल सांगा का इलाज कहां किया गया? कौन से युद्ध में घायल हो क्या था वो? यहाँ पे खानवा। तब उसकी जगह लीड कौन करता है? जहर कहां दिया गया? इरीच। तब वो कहां जा रहा था? चंदेरी। कहां जा रहा था? उसकी मृत्यु कहां होती है? उसकी छतरी कहां बनी हुई है? कहां बनी हुई है? सांगा का एक भाई था, उसका नाम था पृथ्वीराज। क्या नाम था? किसका भाई था? बड़ी तेज गति से आक्रमण करता है, इसलिए बोलते हैं उड़ना राजकुमार। क्या बोलते हैं? तो किसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है? किसको कहा जाता है? और इसकी रानी तारा के नाम पर अजमेर किले का नाम क्या है? और पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है कुंभलगढ़। कहां बनी हुई है?
तो कोई पूछेगा उड़ना राजकुमार के नाम से कौन फेमस है? कौन है फेमस है? कौन है? पृथ्वीराज। सांगा के बाद में यहां पर एक राजा बनता है विक्रमादित्य। कौन राजा? और विक्रमादित्य के टाइम में अटैक कर देता है भाई गुजरात का बहादुर शाह। कौन अटैक करता है? 1535 की बात है। कब की बात है? तो 1535 में गुजरात के कौन से राजा ने अटैक किया? बहादुर शाह। कहां का राजा? विक्रमादित्य में ज्यादा लक्षण थे नहीं, तो विक्रमादित्य को जिसके ननिहाल भेज दिया गया। ननिहाल था बूंदी। कहां पे था? इसकी मम्मी शासन संभाल रही थी। मम्मी का नाम था कर्मावती। क्या नाम था? रानी कर्मावती को लगा क्या किया जाए, तो कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती। किसको राखी भेजती है? तो किसके खिलाफ? बहादुर शाह। कहां का राजा? कब अटैक किया उसने? हुमायूं ने राखी बांध ली, लेकिन सहायता करने नहीं आया। तो अब जब बाहर लड़ाई बड़ी थी तो क्या करना पड़ेगा? साका। तो ये मेवाड़ का दूसरा साका है। मेवाड़ का, उसमें रानी कर्मावती तो क्या करती है? जौहर। कर्मावती क्या करती है? जौहर करती है। और एक प्रतापगढ़ के रहने वाले एक बंदे थे बाघ सिंह। क्या नाम था? प्रतापगढ़ को तब बोलते थे देवलिया। क्या बोलते थे? इनके नेतृत्व में किया गया केसरी। क्या किया गया? और कर्मावती जौहर करती है। जानकारी हमें एक ताम्रपत्र से मिलती है, पुर। कौन से ताम्रपत्र से? तो पुर ताम्रपत्र से किसके जौहर की जानकारी मिलती है? किसके जौहर की? कर्मावती ने जौहर कब किया था? कब किया था? 1535। कौन से राजा के खिलाफ? किसको राखी भेजी थी? और जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? किसके? कर्मावती। जानकारी कहां से मिलती है? पुर ताम्रपत्र। और केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? बाघ सिंह। बाघ सिंह कहां के थे? देवलिया को आजकल हम क्या बोलते हैं? प्रतापगढ़। क्या बोलते हैं? प्रतापगढ़। बाद में, इसके बाद में अगले एक राजा बने अपने उदय सिंह। कौन बने? उदय सिंह आपके 1559 में पूरा एक नया शहर बसा देते हैं, उदयपुर। उदयपुर की स्थापना कब हुई? जोधपुर की, बीकानेर की 1488, सवाई माधोपुर 1763, जयपुर और आपका सिरोही, अजमेर। अजमेर कब हुई? सिरोही की, जयपुर की, सवाई माधोपुर की, जोधपुर की, बीकानेर की, उदयपुर की। सारे याद आपको? थू थू नजर नहीं लगे। 1568 में अटैक कर देता अकबर। कौन कर देता? किसने अटैक किया? अकबर। इस बार प्लानिंग की गई कि भाई आधे लोग किले के अंदर रह के लड़ेंगे, आधे लोग किले के बाहर लड़े। तो किले के बाहर तो उदय सिंह खुद गए। उदय सिंह खुद चले गए गिरवा की पहाड़ियों में। किसकी पहाड़ियों में? फिर किले के जो अंदर लोग थे उन्होंने इस समय यहां पर किया तीसरा साका। कौन सा साका किया? और उस तीसरे साके के दो नेता थे, जयमल और पत्ता। कौन कौन थे? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? जयमल और पत्ता। जयमल घायल थे, इसलिए कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठ के लड़े। किसके कंधों पे बैठ के? इसलिए कल्ला राठौड़ को हम कहते हैं चार हाथों का देवता। क्या कहते हैं? उस दिन यूं लग रहे थे कि नीचे कल्ला के दो हाथ चल रहे हैं, ऊपर जयमल के दो हाथ चल रहे हैं। लग रहा था साक्षात भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज अवतार में उतर गए हो। आर 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 मूवी देखी आपने? तो आर 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 के अंदर है कंधों पे बैठ के लड़ रहा है वो मूवी। भले आर 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 हो, वास्तव में लड़ने वाले योद्धा कौन थे? वो जयमल और कल्ला। इसलिए कल्ला राठौड़ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उधर डूंगरपुर साइड में इनके मंदिर बने हुए गांव है सामलिया। कौन सा गांव है? वहां पे किसके मंदिर बने हुए? कल्ला राठौड़। किसके मंदिर है? कल्ला राठौड़ को क्या कहते हैं? चार हाथों का देवता। चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ? 1303। राजा कौन था? रतन सिंह। अटैक किसने किया था? किसने किया था? दूसरा साका कब हुआ? 1535। राजा कौन था? विक्रमादित्य। अटैक किसने किया था? बहादुर शाह। तीसरा साका कब हुआ? 1568। राजा कौन है? उदय सिंह। अटैक किसने किया? अकबर। और किसके नेतृत्व में साका हुआ? जयमल और पत्ता। अकबर ने चित्तौड़ जीतने के बाद एक सिक्का चलाया था यहाँ पे, एलची। कौन सा सिक्का? एलची नाम का सिक्का चलाया। और उसने जयमल और पत्ता की मूर्तियां आगरा के किले में लगवा दी। और गिरवा की पहाड़ियों में बाद में यहीं पर उदय सिंह की मृत्यु होती है। गोगुंदा कहां पर होती है? होली के दिन। कौन से दिन? तो होली के दिन मेवाड़ की कौन से राणा की मृत्यु हुई? किसकी मृत्यु हुई? उदय सिंह। किस कौन से त्योहार के दिन? होली। कहां पे भी? गोगुंदा। तो उदय सिंह की छतरी भी कहां पर है? कहां पर है? गोगुंदा। उदय सिंह के बाद राजा बनते हैं महाराणा प्रताप।
उदय सिंह जाते जाते राजा बना गए थे जगमाल को। किसको बना गए? लेकिन मेवाड़ की जनता ने कहा नहीं, हमारा राणा कैसा हो, महाराणा। तो राजस्थान में कोई जनता अपने राजा को हटा के दूसरे को राजा बना देती है, वो ऐसा कहां पर हुआ? मेवाड़। किसको हटा के किसको बना दिया गया? जगमाल को हटा के प्रताप ने राजा बने। अकबर को लगा महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह ने तो मेरे से संधि नहीं की, क्या पता ये नया नया लड़का बना ये मान जाए। तो उसने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे। कितने दूत भेजे? सबसे पहले आया जलाल खान। कौन आया? जलाल खान कोर्ची। क्या नाम है? इसके बाद आया मान सिंह, फिर मान सिंह के बापू मान सिंह भगवंत दास का बेटा। ऐसा कौन सा अभिलेख कहता है हमें? आमेर का अभिलेख। उसमें कछुआओं को क्या बताया गया है? रघुवंशी तिलक। और मान सिंह ने कौन सा किला बनाया उसके अनुसार? जमुआ रामगढ़। कौन सा किला? जमुआ रामगढ़। तो प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने कितने दूत भेजे? नाम बोलो। आमेर के पिता पुत्र कौन से इनमें से? पहले पिताजी आया कि बेटा आया? तो सबसे पहले कौन आया? कोर्ची। फिर कौन आया? फिर लास्ट में प्रताप ने चारों को कहा भाई साहब चाय पानी लो, है ना, अपने भी संधि की कोई भी बातचीत। और अकबर को जाके कह दो कि मैंने लड़ाई की तैयारियां कर रखी है। अकबर भी अपनी लड़ाई की तैयारियां। तो फिर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो पहली लड़ाई होती है वो आपका फेमस युद्ध है हल्दी घाटी। कौन सा युद्ध है? जिसको अकबर के दरबार का एक इतिहासकार है अबुल फजल, वो कहता है खमनोर का युद्ध। क्या कहता है? तो खमनोर का युद्ध कौन कहता है इसको? कौन कहता है? अकबर के दरबार का एक इतिहासकार और था बदायूनी, वो इसको कहता है गोगुंदा। क्या कहता है? कौन कहता है? और अपना एक वह जमस्टूड, कौन हुआ है? वो इसको कहता है थर्मोपोली का युद्ध। क्या कहता है? वो कहता है जैसे हमारे यूरोप में थर्मोपोली का युद्ध हुआ था वैसे मेवाड़ में कौन सा युद्ध हुआ है? हल्दी घाटी। तो वो इसे कहता है मेवाड़ की थर्मो। तो हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा? कौन सा युद्ध कहा? खमनोर। खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बनास। कौन सी? और बदायूनी क्या कहता है इसको? गोगंदा का युद्ध। मेवाड़ की थर्मोपोली कौन बताता है? कौन बताता है? इस युद्ध में खुद एक बंदा आया हुआ था बदायूनी। कौन सा बंदा उपस्थित था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576। कब हुआ था? 18 जून 1576। किस किस के बीच में? प्रताप और अकबर। प्रताप अकबर की तरफ से 2 सेनापति, अकबर खुद नहीं आया था। एक तो आया मान सिंह और एक आया असफ खान। कौन कौन दो आए? मान सिंह और प्रताप की तरफ से सलुम्बर वाले तो आएंगे, सलुम्बर वाले तो हरावल में जाएंगे। और सलुम्बर के थे कृष्णदास चुंडावत। कौन थे? कहां से आए? कहां से आए थे? क्योंकि सलुम्बर वाले मेवाड़ की किस में रहते थे? हरावल में रहते थे। एक ग्वालियर से राजा आए थे रामसा। कौन आए थे? रामसा। रामसा कहां से आए थे? ग्वालियर से। एक अफगानों की सेना लेके आया था हाकिम खान सूर। कौन आया था? हाकिम खान सूर किसकी सेना लेके? अफगानों की। और एक भीलों की सेना लेके आए थे रैना पुंजा। रैना पुंजा किसकी सेना लेके आए? अफगानों की सेना लेके हाकिम खान सूर। और ग्वालियर की सेना लेके और सलुम्बर की सेना लेके किससे लड़ने के लिए? अकबर। अकबर खुद नहीं आया था, उसके सेनापति कौन थे? और कौन सा इतिहासकार आया हुआ था? और बदायूनी लिखता है कि इस युद्ध में हमारी हालत इतनी खराब हुई कि हम बनास नदी के पास में 16 किलोमीटर वापस भागे थे। बदायूनी लिखता है कि जब हम रात को गोगुंदा जाके रुके थे। कहां जाके रुके थे? तो हमें डर था कि महाराणा प्रताप रात को आके नाम मार दे, इसलिए हम रात को जागते रहे थे। चारों तरफ हमने दीवारें चुन ली थी। बदायूनी लिखता है कि जून के तपती हुई दोपहरी के अंदर जब हम वहां से चित्तौड़ से निकल के मेवाड़ से निकल के अजमेर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में भील जगह जगह हमें लूट लिया करते थे। बदायूनी ऐसा लिखता है कि जैसे तैसे ले दुआ के हम अजमेर पहुंचे। मान सिंह और आसफ खान गए और मान सिंह और आसफ खान को अकबर ने जाते ही पूछा कि क्या महाराणा प्रताप को मार दिया? उनका नहीं। क्या जिंदा पकड़ लिया? का नहीं। क्या उसने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली? कि नहीं। तो क्या सोच कर आए थे कि सरदार खुश होगा, इनाम देगा? और आज के बाद दोनों मेरे को दिख गए ना दरबार में टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। तो अकबर ने किस किस को दरबार से बाहर निकाल दिया था? मान सिंह और
और अकबर ने कहा, मान सिंह आसिफ खान ने, सर सुनो प्लीज, वहां पार नहीं पड़ रही, हार जाओगे, हम भी हार के हैं। अकबर ने कहा, मैं जा रहा हूं, मैं बताता हूं तुम्हें कैसे जीतते हैं। तो हल्दीघाटी युद्ध में हार के बाद खुद कौन आया? अकबर ने कहा, मैं बदला लेके आऊंगा यार, इतने बड़ी सेना भेजी, तुम हार के आ गए। तो अकबर खुद अटैक करता है आपने। अकबर आता है, उदयपुर का नाम बदल कर देता है मोहम्मदाबाद। किसका नाम बदलता है? किसका नाम? उदयपुर पे कब्जा करता है, उदयपुर का नाम बदल क्या कर देता है? मोहम्मद। और अपने दो बंदों को उदयपुर सौंप देता है। एक बंदे का नाम था जगन्नाथ कछवाहा। क्या नाम था बंदे का? जगन्नाथ कछवाहा, मान सिंह के अंकल थे। और एक बंदे का नाम था सैयद फखरुद्दीन। क्या नाम था? तो किस किस को सौंप दिया? जगन्नाथ कछवाहा और सैयद फखरुद्दीन, इनको क्या सौंप दिया? क्या सौंप दिया? उदयपुर। नाम बदल क्या कर दिया? और दिल्ली। अब महाराणा प्रताप पहाड़ियों में बैठे हुए छापामार युद्ध कर रहे हैं, पहाड़ियों में दिल्ली सेना भेजेगी, जाओ महाराणा प्रताप को पकड़ के लाओ। सैनिक शाम को वापस आ जाएगी, सर सॉरी। और दूसरे दिन और जाओ, इस बार जाओगे, सर सॉरी। कितने गए थे कि 100, वापस कितने आए? 25। बीच में कितने रह गए? 75। कोई भीलों ने मार दिए, कोई महाराणा प्रताप की सेना ने मार दिए, कोई बेचारे भूखे प्यासे मर गए, रास्ता भटक गए कोई। तो अकबर ने एक दिन पूछा, कैसा क्या है यार, तुम मुगल हो और जाके ढूंढ नहीं सकते महाराणा प्रताप? उसने कहा, मुगल है, गूगल थोड़ी है। हमें क्या पता एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है बंदे की, बंदा पहाड़ियों में कहीं बैठा हुआ है। फिर फाइनली अकबर को लगा कि पार पड़ेगी, तो अकबर ने अपने एक बहादुर सेनापति को भेजा, शाहबाज खान। किसको भेजा? 1576 में शाहबाज खान एक किला जीता है, सिवाना। कौन सा जीता है? क्योंकि उन दिनों चंद्रसेन लड़ रहा था मारवाड़ में, तो उसने कौन सा किला जीता था? सिवाना, मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली। अच्छा, मेवाड़ वालों की शरण स्थली कौन सी? कोंबलगढ़। तो अकबर को लगा कि यदि मारवाड़ की शरणस्थली शाहबाज खान, सिवाना शाहबाज खान छीन सकता है, तो मेवाड़ वालों को भी छीन सकता है। तो उसने कहा, जा शाहबाज खान कुंभलगढ़ पर अटैक कर। कहां पर अटैक कर? और उसने कहा, कुंभलगढ़ को फतेह करना है, और यदि कुंभलगढ़ को फतेह नहीं कर पाए तो मेरे को शक्ल मत दिखाना, मेरे को चेहरा नहीं दिखाएगा। शाहबाज खान ने कहा, सर चिंता मत करो, जैसे मैंने सिवाना पर कब्जा किया वैसे किस पे कब्जा कर लूंगा। और उसने कुंभलगढ़ पर 3 अटैक किए, 1577, 1577, 1578 और 1500। फिर वो पंजाब चला गया। कहां चला गया? क्या बात हुई थी ना भाई, चेहरा दिखाना। तो नहीं दिखाएंगे, वैसा मास्क लगा लूंगा और तो क्या है। तो बाद में शाहबाज खान कहां चला गया था? पंजाब। तो कोई पूछेगा कि शाहबाज खान ने हमारे कौन से किले पर अटैक किए थे? कितने अटैक किए थे? कब कब? 77 में एक बार, पहली बार में वो कब्जा भी करता है थोड़े टाइम के लिए, पर महाराणा प्रताप वापस भगा देते। मतलब कुल मिला के फाइनल कब्जा उसका यहाँ पर नहीं। तो कितने अटैक करने पड़े? कौन कौन से? कौन से सेनापति ने? उसने मारवाड़ के कौन से किले पे कब्जा किया, लेकिन अपने यहां कौन से पे नहीं कर पाया। कौन से पे? अकबर ने वापस चेंज किए, इस बार वापस सेनापति चेंज किया। इस बार भेजे गए अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन भेजे गए? कौन भेजे गए? अब्दुल रहीम भेजे गए। अब्दुल रहीम बेचारे प्रेम के दोहे लिखने वाले, रहीमन धागा प्रेम का, मत टूटे से फिर जुड़े नहीं। रहीम जी ने कहा, अकबर क्यों लड़ाइयां करता है, हमें उनसे संधि करनी चाहिए जो हमसे संधि करना चाहते हैं। यदि कोई बंदा संधि नहीं करना चाहता, जबरदस्ती दोस्ती क्यों? संधि का मतलब क्या हुआ? दोस्त। जिस दिन राजाओं ने राजस्थान में कर ली दोस्ती, भाई कल्याणमल बीकानेर ने कर ली तेरे से, आपके हरराज जैसलमेर ने कर ली तेरे से, मोटा राजा उदय सिंह ने कर ली तेरे से, सुरजन बूंदी वाले ने तेरे से संधि कर ली। अब महाराणा प्रताप नहीं करना चाहता, तो जबरदस्ती दोस्ती क्यों करनी है? अकबर ने कहा, पंचायती ने जा और वहां जाके लड़ाई करो और महाराणा प्रताप को पकड़ दिलाओ। अब उस बंदे के बेचारे के पकड़ने की जी में नहीं थे, तो अब्दुल रहीम यहां पर अपनी एक जगह आगे बैठ गए, शेरपुर। कहां पे आगे बैठ गए? चुपचाप बैठे हुए, कोई अटैक ही नहीं करे। और 3-4 दिन में लेटर लिख के भेज दे कि महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए फौज गई थी, थोड़ा सा बच गया, अगली बार पकड़ लें। और अकबर कहता कि वेल ब्रो, वेल वेल, कि बेटा लगे रहो, वेल प्लेड बॉयज, वेल प्लेड। थोड़े दिनों में और लेटर लिख के भेजेगा, इस बार तो हाथ ही आ गया था, कोई एंड टाइम पर ही निकला है। अकबर ने कहा, ठीक है ठीक है। क्योंकि अकबर ये तो नहीं कह सकता ना भाई क्यों नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि अकबर यदि ये कह दे क्यों नहीं पकड़ पा रहे, तब तो रहीम जी कह दे, भाई मान सिंह, आसफ खान, शाहबाज खान और तू चारों मिलके बता दो कि भाई क्यों नहीं पकड़ पा रहे, फिर मैं बता दूंगा यार क्यों नहीं पकड़ पा रहे। उल्टा अकबर जब खुद हमला करके यहां से वापस गया था, तो मान सिंह, आसफ खान रास्ते में मिल गए, उनका क्या मरना बता, पकड़ लिया। अच्छा, वो रस्सी में बांध के ला रहे हो क्या पीछे? अगर मैं थप्पड़ मारूंगा, कल से दरबार में जाना चुपचाप।
तो उन्होंने कहा सर हमने तो पहले ही कहा था कि मामला इतना इजी। अब उन्होंने कहा छोड़ छोड़ बात को दबा दो, ये वरना अंडरवर्ल्ड में थू थू हो जाएगी भाई की बात। अब रहीम जी अपने चुपचाप शेरपुर के अंदर बैठे हुए। महाराणा प्रताप के एक बेटे थे अमर सिंह, क्या नाम था? एक दिन उधर शेरपुर साइड में गए अमर सिंह, और अमर सिंह ने देखा कि वहां कोई हलचल ही नहीं, कैंप सुनने पड़े। तो बाहर से आवाज लगाई, रहीम जी। अंदर से महिलाओं की आवाज है कि रहीम जी नहीं है, तो घर में जो कोई है उसको भेज दो, कोई पुरुष बाहर है उसको भेजो, कोई पुरुष अंदर है उसको बाहर भेजो। तो नहीं भाई पुरुष कोई नहीं है। उसने कहा सच्ची है? आ जाओ आ जाओ सब आ जाओ, लाइन बनाओ, लाइन एक लाइन में सीधे सीधे चलेंगे। भाई साहब सारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लाया। महिलाएं बेचारी रोती हुई बेचारी कहां लेके जा रहा है, छोड़ दे हमें, वो रहे वो लाइन चल। आगे महाराणा प्रताप खड़े अपने कैंप में। महाराणा प्रताप देखा अमर सिंह आ रहा है, पीछे महिलाएं आ रही है, रोती आ रही है बेचारी। तो पूछा अरे ये कौन है? उसने कहा डैडी आप साइड में, मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। अरे है कौन अभी बता मेरे को। तो कहा वो रहीम जी है ना। हाँ, तो वो शिकार करने के लिए गए हुए थे, तो मैंने कर लिया। मारना था, थप्पड़ मारूंगा। बड़े वापस छोड़ गया, सह सम्मान वापस पहुंचाया उनको। कहते हैं रहीम जी के पास जब वापस महिलाएं, रहीम जी इतने में शिकार करके आ गए थे, उन्होंने आके देखा कि महिलाएं तो है ही नहीं, तो बाबड़े माथा पकड़ के बैठे हुए। वापस छोड़ने के लिए वो महिलाएं जब वापस पहुंची तो रहीम जी का कहां चली गई थी तुम? उनका तुम कहां चले गए थे? और ये तो भला हो बेचारे उस महाराणा प्रताप का जो हम वापस आ गई, वरना दुश्मन की महिलाओं को इस प्रकार पकड़ के लेके जाए कौन सौंपे वापस? तो रहीम जी की आंखों में आंसू आ गए। और रहीम जी ने उस दिन कहा था कि मैं नहीं जानता महाराणा प्रताप की मुगलिया सल्तनत भारत में कब तक राज करेगी। मैं इस बात को नहीं जानता कि खुरासान के रहने वाले लोग भारत में कब तक राज करते रहेंगे। मैं यह भी नहीं जानता कि अकबर कब तक भारत में राज करेगा। मैं इतना पक्का पक्का जानता हूं कि जब तक धरती सूरज और चांद रहेंगे तुम इस भारतवर्ष में याद किए जाओगे। आपका कोई दुश्मन आपके बारे में ऐसी बात करके जाए, इसका मतलब आप कितने महान रहे होंगे। किसी भी व्यक्ति का पता इस बात से नहीं चलता कि उसने कितने युद्ध जीते, कितने युद्धों में हारा। उसका पता इस बात से चलता है कि वो नैतिक चरित्र में कितना महान है। महाराणा प्रताप और दुर्गादास राठौड़ अपने नैतिक चरित्र में बेहद महान लोग थे। दुश्मन की महिलाएं आपके घर में आई, आप उनको अपनी धर्म की बहन बना के वापस सौंप के आते हैं, ऐसा महाराणा प्रताप कर सकते हैं? दुश्मन की बेटी सफेतुनिसा आपके पास रहती है, आप न केवल उसकी धार्मिक शिक्षा का प्रबंध करते हैं बल्कि बड़े होने के बाद उसके दादाजी को सौंप देते हैं, ऐसा कौन कर सकता था? इसलिए दुर्गादास राठौड़ और महाराणा प्रताप को जानने के लिए हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता। युद्ध खूब सारे जीते, राणा सांगा ने खूब सारे युद्ध जीते, पर राणा सांगा को हम तभी जान पाते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। प्रताप जन जन के नायक हैं क्योंकि वो महिलाओं के साथ अच्छा बिहेव करते हैं। इसलिए अक्सर वे लोग महान हैं जिनका महिलाओं के साथ बिहेवियर अच्छा होता है। आप किस प्रकार के व्यक्ति हो इसका उससे पता चल जाता है कि आप महिलाओं के साथ किस प्रकार का बिहेव करते हैं। यदि आप महिलाओं से अच्छा बिहेव करते हैं आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप महिलाओं से अच्छा बिहेव नहीं करते हैं आप धाप के लिए चढ़े। बस सिंपल सिंपल सी थ्योरी आई बात समझ में। तो महाराणा प्रताप ने किसकी, कौन से सेनापति की जो बैग में थी उनको सह सम्मान वापस पहुंचाया था? अब्दुल रहीम। कौन सी जगह से? कौन गिरफ्तार करके लेके आ गया? अकबर को पता चला, अकबर ने रहीम जी वापस है। तो लुगाइयां संभल ही नहीं रही, क्या प्रताप को पकड़ के लाओगे? एक सेनापति और भेजे गए, जगन्नाथ कछवाहा। कौन भेजे गए? लास्ट एकदम लास्ट अंतिम सेनापति जो भेजे गए वो कौन से थे? 1585 में। कब भेजे गए? इसके बाद अकबर को समझ में आ गया कि आरएस बस की बात, जूनियर अकाउंटेंट ही दे लेता हूं, पटवारी की भी आगे वैकेंसी आने वाली, उसकी मैं तैयारी कर लेता हूं, आरएस में अपनी पार पड़ेगी। प्रैक्टिकल बंदा था जी। 1585 के बाद उसने महाराणा प्रताप पर कोई अटैक, ये कैसे संभव हो सकता है कि इस दौरान अकबर ने अफगानिस्तान पर अटैक किए, कश्मीर पर अटैक किए, पंजाब पर अटैक किया है, बंगाल पर अटैक किया है, साउथ इंडिया में अटैक किया, नाक के ठीक नीचे मेवाड़ पड़ा है वहां पर अटैक नहीं किया? ये खौफ है, डर जरूरी है।
महाराणा प्रताप के शासनकाल में अकबर अपने यहां पर कोई युद्ध नहीं जीत पाया। मेवाड़ छोड़िए, दत्तानी में सिरोही वालों ने कूट दिया था। हम पढ़ रहे थे सुबह, तो भाई सिरोही जैसी छोटी सी रियासत अकबर की सेना को कूट पीट के यहां से निकाल देती है, तो हालत कितनी खराब हो गई होगी। क्यों राजस्थान में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे उन दिनों में। ये छोड़ दिया, बाकी सब गुजरात जाने वाले सारे काफिले लूट लिए जाते थे बीच में। मुगलों का पूरा ट्रेड बंद कर दिया था कि गुजरात वाला जो ट्रेड है, इधर से यदि हमसे पंगे लिए तुम्हारा ट्रेड बंद है। इसलिए अकबर 1585 के बाद में धीमा पड़ता है ताकि ट्रेड बंद ना हो। बिना पैसे के लड़ाइयां कैसे करेंगे, पैसे नहीं आएंगे। तो इस मामले में प्रैक्टिकल है, उसके बहुत अच्छी सी बातें समझ में आएगी और पार पड़नी। महाराणा प्रताप को इनको लगा कि अब लड़ाइयां बंद हो गई, ये पहाड़ों से बाहर आते हैं, अब नई राजधानी बनाते हैं चावंड। कौन सी राजधानी बनाते हैं? चावंड में चित्रकला की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं? तो मेवाड़ की चित्रकला की शुरुआत करने वाला कौन है? मुझे कई बार लगता है कि यार महाराणा प्रताप को हमने युद्धों तक सीमित कर दिया है। कहां तक सीमित कर दिया? युद्धों तक सीमित कर दिया, जबकि वास्तव में वो जो बंदा है वो कला की शुरुआत करता है। मेवाड़ की चित्रकला राजस्थान की सबसे महान चित्रकला, उसकी शुरुआत किसके टाइम में हुई? महाराणा प्रताप। चित्रकला की शुरुआत की गई। एक मुख्य चित्रकार था उनका निसारदीन। कौन था? एक बहुत अच्छा राइटर था इनके पास में, चक्रपाणी मिश्र। कौन सा था? चक्रपाणी मिश्र की एक किताब याद रखना पक्की पक्की, विश्व वल्लभ। कौन सी बुक थी? विश्व वल्लभ, जो कि बगीचों पे लिखी हुई है। बगीचे, तालाब, ये सब कैसे बनाए जाएं, उद्यान विज्ञान पर कोई किताब लिखी गई थी। वो किताब कौन सी थी? विश्व वल्लभ। कौन सी थी? विश्व। एक युद्ध बीच में छोड़ दिया, इधर मैं युद्ध बता देता हूं। अब्दुल रहीम के बाद में बीच में एक सेनापति और भेजे गए थे, उनका नाम था सुल्तान खान। क्या नाम था? सुल्तान खान। क्या नाम है सेनापति का? जब अब्दुल रहीम वाला केस हो गया तो उसके बाद अकबर ने, पहले अकबर मानसिंह आसफ खान को भेजता है, अकबर खुद आता है, फिर शाहबाज खान आता है, फिर अब्दुल रहीम है। इस बार एक सेनापति कौन सा भेजा गया? कौन सा भेजा गया? सुल्तान। सुल्तान खान को, सुल्तान खान बड़ा गजब सेनापति, अकबर का चाचा है। अकबर का चाचा तो एक्सपीरियंस होल्डर बंदा है, कितने युद्ध लड़के आया होगा, मंजावा एकदम सेनापति उस टाइम, उस प्रकार का। उसको यहां भेजा गया। उस बंदे, वो समझदार आदमी था, उसने कहा यार युद्ध जीतने के लिए पहाड़ों में क्यों जाना है? क्योंकि हम जब पहाड़ों में जाते हैं तो पहाड़ों के रास्ते महाराणा प्रताप को पता है, अंदर जाते तो वो मार लेता है अपने को। अपने जाओ ही मत, उसको बाहर निकालो। सब वो बाहर क्यों आएगा? वो तो अंदर बैठा रहेगा अपने चुपचाप, उसकी क्या दिक्कत है? सप्लाई बंद कर दो। अनाज नहीं पहुंचना चाहिए अंदर, अंदर किसी प्रकार का धन नहीं पहुंचना चाहिए, अंदर किसी भी प्रकार का हथियार नहीं पहुंचने चाहिए। कितने दिन तक अंदर बैठे रहेंगे? अंदर टैक्स नहीं जाएगा, हथियार नहीं जाएंगे, सेना नहीं जा पाएगी, उनकी समाचार नहीं जा पाएंगे, अनाज नहीं जा पाएगा, क्या करेंगे? यह शानदार मामला है। इतना बड़ा कैसे रोक सकते हैं? उसने कहा कौन कौन से बड़े बड़े रास्ते हैं जहां से उनका ये आयात निर्यात होता है, लोग आना जाना करते हैं बाहर? साहब 4 रास्ते हैं। एक डूंगरपुर की तरफ रास्ता जाता है, उसने कहा एक थाना बिठा दिया जाए यहाँ पे, देवल। कौन सा थाना? कहा साहब एक राजसमंद की तरफ इधर रास्ता, उदयपुर की तरफ रास्ता जाता है, कहा थाना बिठाओ देबारी। कौन सा? साहब एक पाली की तरफ नीचे घाटी उतरती है, कहा थाना बिठाओ देसुरी। कौन सा? और कहा साहब सबसे अधिक तो इनके राजसमंद की तरफ से आता है दिवेर। कौन सा? तो उसने 4 थाने बिठाए। कौन कौन से? 4D। कौन कौन से? देवल, देबारी, देसुरी, दिवेर। दोबारा नाम बोलो। उसने कहा सबसे अधिक कहां से हो रहा है? कहा दिवेर। कहां से हो रहा है? यहां मैं खुद बैठा हूं। और वाकई उसने हालत टाइट कर दी। गैर आप जब सप्लाई कर जाएगी आप लड़ोगे कैसे? लड़ने के लिए धन तो चाहिए, लड़ने के लिए हथियार तो चाहिए, खाएंगे तो सही अनाज, तो घोड़ों के लिए दाना तो चाहिए, आएगा कहां से आपके पास में? आपकी सप्लाई नहीं हो रही। जो जो बड़े बड़े रास्ते हैं वो रास्ते कट है। तो सुल्तान खान रास्ते कट करके बैठ गया। उन दिनों में दशहरा आया। क्या आया? हथियारों की पूजा किया करते थे। हथियारों की पूजा करने के बाद अपने ये था कि तलवार यदि म्यान से बाहर निकले तो अंदर तभी जाए जब उसपे खून लगे। बिना खून लगे तलवार अंदर जानी नहीं। इसलिए दशहरे पर अपने युद्ध किए जाते हैं, युद्धों को बोलते टीका दौड़। क्या बोलते थे? महाराणा प्रताप हथियारों की पूजा करते हैं। हथियारों की पूजा करने के बाद अपने मंत्रियों संत्रियों से बातचीत करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, ये टीका दौड़ कहां करवाएं? साहब मामला तो टफ है इस बार, चारों तरफ से घिरे बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई रास्ता तो खुलवाना पड़ेगा, वरना आपने तो बाहर नहीं निकल पा रहे, अंदर मरेंगे। तो क्या किया जाए? और वो अंदर आ ही नहीं रहा, या तो उसको अंदर आने के लिए विवश किया जाए या अपने कोई रास्ता खोला जाए। अपने रास्ता खोलेंगे तब उनपे और कहीं से अटैक करेंगे तो वो अंदर आएंगे, वरना वो अंदर क्यों आएंगे? तो कहां अटैक करें? तो साथ वाला उनका साहब देवल पे कर लेते हैं, सेना कम ही है उनकी, इधर वाला रास्ता खोल देंगे डूंगरपुर वाला। किसी ने कहा देबारी वाला कर लेते हैं ताकि उदयपुर वाला रास्ता खुल जाए अपना।
किसी ने कहा देसूरी वाला खोलते ताकि पाली वाली घाटी खुले, मारवाड़ से कोई सहायता ले। पर सबसे अच्छा रास्ता कौन सा था? क्योंकि पूरा जो व्यापार वाला ट्रेड हुआ करता वो कौन से रास्ते से होता? महाराणा प्रताप ने कहा क्यों ना दिवेर खोला जाए। दिवेर में सेना ज्यादा है उनकी, दिवेर में सुल्तान खान खुद बैठा है, दिवेर में रिस्क ज्यादा। महाराणा प्रताप ने कहा रिस्क है तो इसलिए अटैक कहां करेंगे? 1582। कब की बात है? 36,000 मुगल सरेंडर करते हैं, या तो मार दिया था या सबको सरेंडर करवाया था। दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। दिवेर क्या? मेवाड़ का। जम्पस्टोड ने लिखा था यार क्या युद्ध लड़ा था, मुगलों को मौका ही नहीं दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक थी वो, या तो मार दिए गए थे। अगले 2 साल के अंदर 1582 के अंदर ये हुआ है, अगले 85 तक लगभग जगन्नाथ कछवाहा जब तक आया था तब तक तो ये आसपास के सारे थाने उड़ा गए थे। सुल्तान खान को अमर सिंह भला मारता है, उसके आर पार निकाल देता है। अरे सुल्तान खान जब मरने वाला था लास्ट में तो महाराणा प्रताप, वो घायल पड़ा था, महाराणा प्रताप उसके पास जाते हैं, उसको जाकर अंतिम इच्छा, तुम सेनापति हो, दुश्मन के सेनापति हो, कोई तुम्हारी अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कहता है जिसने मेरे भला मारा ना उसको देखना चाहता हूं। मैं सुल्तान खान हूं, मेरे को सामने आता है ना तो उसको डर लगता है, हाउ हूं मैं, हाउ मेरे को भला मारा है। तो मरने वाला ही था, तो महाराणा प्रताप को लगा, पास में कोई फौजी खड़ा था, उसको ये था, ये अमर सिंह ने मारा था। अमर सिंह कैंप में बैठा था कि अमर सिंह को बुलाएंगे तब तक बाफड़ा मर जाएगा, इसको दिखा देते हैं, तो ये मारा था। तो मुस्कुरा कहता है कि इसको तो मैं अभी भी मार दूं। इसकी इतनी औकात नहीं। मैंने उस लड़के की आंखें देखी थी, उसकी आंखों में अलग अग्नि थी। तो महाराणा प्रताप बुलाते हैं और महाराणा प्रताप अमर सिंह बुला कहते हैं कि मेरे वाला ही है। उसने कहा थू योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। महाराणा प्रताप अमर सिंह को गंगा जल देते हैं कि सुल्तान खान को गंगा जल पिलाओ। मरता हुआ आदमी गंगा जल पी के जाए ठीक रहे। उसकी आंखें बंद हो जाती है, धड़कनें कम पड़ने लग जाती है, मर नहीं रहा वो धीरे धीरे। अब आपके भाला वो अंदर घुसा हुआ है तो खून धीरे धीरे निकले। एक स्थिति में मर सकते हो जब आपका पूरा खून निकलेगा तभी मरोगे, पर उसमें टाइम लगेगा। दूसरा ये कि भाला खींच के बाहर निकाल दो, तो भाला खींचा जाएगा, मर तो वैसे ही रहे हो, एक झटके के अंदर आप मर जाओगे हाथों हाथ। तो महाराणा प्रताप अमर सिंह कहते हैं भाई ये मरने वाला दुख पा रहा है बेचारा, मुक्ति दो इसको, भाला खींच लिया जाए। तो कहते वो इतना मोटा था कि अमर सिंह ने भाला डाल तो दिया था, वो निकले नहीं। अरे तब तो युद्ध में तेजी के अंदर होता है तो भाला अंदर चला गया, अब उसकी हड्डियों में झगड़ा हो, भाला नहीं निकले उसके। तो फिर अमर सिंह उसके दोनों पैरों पर अपने दोनों पैर लगा के खड़ा होता है, फिर भाला खींचता है। वो डाकी सुल्तान खान को कौन से युद्ध में मारा गया था? कौन मार देता है? किसका बेटा है? हमने बचपन से कहानियां सुनी कि घास की रोटी खाता था। ये भारत का इतिहास है। मुझे लगता है काय घास की रोटी, पालक परांठा खाया होगा उसने, अपने बड़ों ने घास की रोटी। राजा का बेटा था यार। तो अमर सिंह कौन सा युद्ध जितवाता है? दिवेर। इस युद्ध को क्या कहते हैं? मेवाड़ का मैराथन। तो मेवाड़ की थर्मोपोली कौन सा युद्ध है? और मेवाड़ का मैराथन। इन दिनों में जब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, उनके पास एक बंदे आते हैं, उनका नाम है भामासा। क्या नाम है? एक गांव में उनसे मिलते हैं, उस गांव का नाम था चूलिया। कौन सा गांव था? और महाराणा प्रताप को लाके अपना खूब सारा धन देते हैं और महाराणा प्रताप को कहते हैं कि प्रताप तुम संघर्ष करो, हम आज दिन तक हम जहां कहीं भी कोई भी धन देता हम कहते हैं कि वो क्या है? केवल महाराणा प्रताप प्रसिद्ध नहीं हुए, महाराणा प्रताप कितने बड़े व्यक्ति रहे होंगे कि उनके साथ रहने वाले सारे फेमस हो गए। महाराणा प्रताप का साथ देने वाले थे भामासा, इसलिए सरकार की योजनाओं का नाम ही क्या होता है? अरे महाराणा प्रताप का तो घोड़ा ही फेमस हो गया। आज भी साहब स्कूटर बनाया हमने, नाम क्या रखा? आज भी मतलब कहीं कोई अपराध हो जाता है फटाफट कहते चेतक को फोन करो, पुलिस वाली गाड़ी आती है, उसका नाम क्या है? ये प्रताप चेतक पे आते थे, पुलिस किस पे आ रही है? चेतक। चेतक की छतरी बनी हुई है बलीचा। कहां बनी हुई है? प्रताप की चावंड में मृत्यु होती है, प्रताप की छतरी वहीं चावंड के पास बनी हुई है मांडोली। कहां पर बनी हुई है? 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? तो प्रताप के 8 खंभों की छतरी कहां पर बनी हुई है? प्रताप के एक राइटर है चक्रपाणि मिश्र, उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? विश्व वल्लभ। कौन सी किताब लिखी? जो किस पे बनी हुई है? किसे बनी हुई है? उद्यान विज्ञान पे। और हेमरतन सूरी एक पहले मैंने राइटर पढ़ाए थे, उनकी किताब का नाम बताओ। गोरा बादल पद्मिनी चौपाई। कौन सी किताब? किसने लिखी थी? हेमरतन सूरी। वो भी किसके दरबार में थे?
मारना पड़ता। प्रताप ने राजधानी किसको बना ली थी अपनी? चावंत। किसको बना ली? चावंत। फिर प्रताप के बाद राजा बने प्रताप के बेटे अमर सिंह, और अमर सिंह के टाइम में जहांगीर के साथ संधि हो जाती है। किससे संधि हो जाती है? जिस संधि को बोलते हैं मुगल मेवाड़ संधि। क्या बोलते हैं? तो मुगल मेवाड़ संधि कौन से राजा ने की? अमर सिंह। कौन से मुगल बादशाह से? किससे की थी? जहांगीर ने महल कहां बनवाए थे? उस महलों में जहांगीर लिखता है मैंने अभी अभी संधि की है मेवाड़ वालों से। किसे संधि की है? तो जहांगीर ने मेवाड़ वालों से संधि कर ली थी। जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है? पुष्कर महल का अभिलेख। कौन सा अभिलेख? तो पुष्कर में महल किसने बनवाए? जहांगीर। मेवाड़ से संधि भी किसने की? जहांगीर। मेवाड़ का राजा कौन है? कौन है? अमर सिंह। बस इतना याद रखना। अमर सिंह के टाइम में कौन सी संधि हुई थी? मुगल मेवाड़ संधि। कौन सी हुई थी? कौन सी संधि हुई? मुगल। अमर सिंह के बाद में एक राजा बना था कर्ण सिंह। कौन बना था? कर्ण सिंह राजा बना। कर्ण सिंह ने 2 महल बनवाए थे। एक महल का नाम है कर्ण विलास। क्या नाम था? एक महल का नाम था दिलखुश। क्या नाम था? उसमें घुसते ही दिल खुश हो जाता, इसलिए कौन सा था? दिलखुश। इसी ने एक किला शुरू करवाया था। ये कोई सांप के परिवार का व्यक्ति है ना, नागराज है, इसलिए बीच में ऐसी आवाजें निकालता रहता है। इनकी पीढ़ियों में भी कई सांप पैदा हुए, ये एक नया सांप पैदा हुआ। एक महल शुरू करवाया था, उसका नाम है जग मंदिर। क्या नाम है? इसने शुरू करवाया था लेकिन पूरा इससे नहीं हुआ, पूरा इसके बेटे ने किया, और इसके बेटे का नाम क्या था? जगत सिंह। क्या नाम था? पर इसके टाइम में एक बड़ी घटना हुई। इन दिनों खुर्रम, जिसे हम शाहजहां कहते हैं, वो अपने पिता के खिलाफ बगावत कर देता है। पिता का नाम जहांगीर। क्या नाम था? तो खुर्रम जब अपने पिता के खिलाफ बगावत करता, अभी देखो मैं सुबह बता रहा था कि फिर बूंदी वाले रतन सिंह ने पकड़ा, हरि सिंह को सौंप दिया। हरि सिंह घुंघरू बंधवा के नचवाता था उसको, फिर माधव सिंह को दिया, फिर माधव सिंह को उसने कोटा का राजा बनाया था, बताया था। तो खुर्रम जब विद्रोह करता है तो खुर्रम इसको फोन करता है कर्ण सिंह को, और कर्ण सिंह कहता है कि भाई बापू से हो गई लड़ाई, बापू ने घर से निकाल दिया, कोई जुगाड़ है तो बता। तो उसने कहा तू मेरे पास उदयपुर आजा, हमने जग मंदिर बनाना शुरू किया है, पूरा तो बना नहीं है पर एक कमरा बन गया, लेट बाथ अटैच है, तू उसमें रह जा। तो खुर्रम अपने विद्रोह के दौरान कौन से महल में रुका था? कौन से महल में रुका? और खुर्रम को बड़ा अच्छा लगा। पिछोला झील में कभी चांदनी रात में वो सफेद पत्थर इतना अच्छा चमकता था कि खुर्रम जब बादशाह बना उसने बनाया ताजमहल। क्या बनाया? उसी सफेद पत्थर का जिसका जग मंदिर है। कौन सा है? तो इसकी प्रेरणा कहां से मिलती है? जग मंदिर इसके बेटे ने कंप्लीट करवाया था। बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था? जगत सिंह फर्स्ट। क्या नाम था? और जगत सिंह फर्स्ट ने एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया, जगदीश। कौन सा मंदिर बनाया? सपना आता है एक दिन, सपने में भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं, इसलिए बोलते हैं सपने से बना मंदिर। क्या बोलते हैं? सपने से बना मंदिर। 5 मंदिर एक साथ बने हुए इसलिए बोलते हैं पंचायतन। कौन सी शैली है? पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है। इसके वास्तुकार थे अर्जुन भाणा और मुकुंद। कौन कौन थे? क्या का नाम बताओ? किसके वास्तुकार है? किसके? जगदीश मंदिर को और क्या कहते हैं? सपने में बना मंदिर। कौन सी शैली में? वास्तुकार कौन थे? और इसकी जो प्रशस्ति लगी हुई है वो लिखी थी कृष्ण भट्ट ने। किसने लिखी थी? बताओ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी? अत्रि भट्ट। और बताओ ये आपकी किसने लिखी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। बस। और ये आपके जगदीश मंदिर वाली, देखना कभी आप, जगदीश मंदिर वाकई बहुत सुंदर है। आप में से कई लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो एक दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर की एक मूवी है, यार क्या नाम है, ये जवानी है दीवानी, है ना? हाँ वो जो मूवी है ये जवानी है दीवानी। उस मूवी में एक हीरोइन और है कल की कोचली, उसकी शादी है, उदयपुर में शादी का सीन है। कई सालों बाद में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण वापस मिलते हैं। वो जहां पर बातचीत करें उसके पीछे जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? मुझे पक्का पता है, पिछली बार आपने दीपिका पादुकोण देखी होगी। आपका मंदिर पर कोई भी ध्यान है? इस बार थोड़ा सा ब्लर करना उसको, अपने पीछे क्या देखना है? मंदिर। वो मंदिर कौन सा है? कौन सा मंदिर है? जगदीश। तो जगदीश मंदिर किसने बनवाया था? और क्या कहा जाता है इसको? क्या कहा जाता है? सपना। कर दें, रोक लें एक बार।